अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फार्मुलेट द लॉ ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। Here we discuss first, second, and third law of motion. Newton's three law of motion, fundamental principle in physics that describes the relationship between the motion of an object and the force acting upon it. चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, सेम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, कि जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना। एग्जांपल लेते हैं इसकी। अगर एक बुक जो टेबल में पड़ी हुई है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। जो हमने फोर्स अप्लाई की है डिस्टर्ब करने के लिए, कोई हमने फोर्स अप्लाई की है, जो फोर्स अप्लाई की है वो टेबल और बुक के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स को रोक देती है या हलल पैदा कर देती है। चलिए देखते हैं कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो सरफेस के दरमियान होती है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं तो स्लाइड कर जाती हैं या तो फिर एक दूसरे में से गुजरने की कोशिश करती हैं। यही वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से हटाने में रुकावट पैदा करती है। अगर हम किसी बॉक्स को फर्श में धकेलते हैं तो रगड़ महसूस होती है। ये जो रगड़ महसूस हमें हो रही है वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। अगर हम ग्राउंड में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन है। हमारे जो फ्रिक्शन है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन रखती है और हमें फिसलने से बचाती है। जब आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो अचानक आपको ब्रेक लगाना पड़ जाता है तो आप आगे की जानब यानी कि फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, जबकि गाड़ी तो रुक जाती है जब हमने ब्रेक अप्लाई किया। दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया। आपकी बॉडी हरकत में आने वाली तब्दीलियों के खिलाफ मुजाहमत करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया। Newton's first law of motion deal with the inertial property of matter. Therefore, Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Friction की definition देखते हैं। Friction is the force that exists when two surfaces come into contact and slide or try to slide past each other. It is what make it harder to move an object across a surface. जैसे कि आपको स्क्रीन में एग्जांपल शो हो रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक डक है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, तो यहाँ फिर तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यहाँ तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी विद डायरेक्शन एंड सेम वेलोसिटी। फुटबॉल है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर हम और या तो फिर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एक कार है जो मूव कर रही है विद मोशन, इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी वेलोसिटी भी है। अगर एक कार मूव कर रही है तो वो अपनी डायरेक्शन और वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। वैसे ही सेम ये एग्जांपल्स हैं। चलिए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास के। जैसे कि हमारी डेरिवेशन है फिजिकल टू एम ए, इधर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। अगर हम किसी कार को पुश कर रहे हैं तो हमें ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड है, जबकि हम किसी बाइसाइकिल वगैरह को पुश करते हैं तो हमें लेसर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम एक बॉल जिसका वेट कम है इसे थ्रो करते हैं, सेम फोर्स के साथ हैवी वेट बॉल को हम थ्रो करते हैं तो लाइट वेट बॉल का एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू हैवी बॉल के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्मॉलर मास रिजल्ट इन अ ग्रेटर एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass.
एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जब हम कंबाइन करके लिखेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ओवर मास F इज इक्वल टू ma। यही हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है हमारे पास मीटर पर स्क्वायर। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मास हमारे पास लेसर है तो एक्सेलरेशन की स्पीड इंक्रीज है। अगर हमारे पास मास बहुत ज़्यादा है और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेसर एक्सेलरेशन होगा, स्पीड इंक्रीज स्लोअर हो जाएगी, जो हम जिस इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और इसका मास इंक्रीज है। जैसा कि इधर से शो हो रहा है डेरिवेशन से, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर हमारे पास मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन लेस प्रोड्यूस, स्पीड भी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मास है तो एक्सेलरेशन मोर प्रोड्यूस होगा, स्पीड हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसका मास m1 कम है m2 से। F1 फोर्स अप्लाई की है, मास m1 को हमने पुश किया है, उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ है। F2 फोर्स है जो हमने m2 को फोर्स अप्लाई की है, इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। जो फर्स्ट ब्लॉक का फोर्स है वो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू m1 a1, F2 इज इक्वल टू m2 a2, ठीक है। लेकिन सेकंड बॉडी का जो मास है वो ग्रेटर है फर्स्ट बॉडी से, तो इसकी जो सेकंड की फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी फर्स्ट से, हमें इस बॉडी को पुश करने के लिए। ऐसे यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per square in a body of mass 1 kilogram. 1 Newton is equal to 1 kilogram multiplied by 1 meter per square. 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per square। जैसे कि F इज इक्वल टू ma, इस फार्मूले से हमने फोर्स और मास और एक्सेलरेशन है हमारे पास। तो इधर हमारे पास फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और हमारे पास मास किलोग्राम में और एक्सेलरेशन हमारे पास होता है मीटर पर स्क्वायर। साइक्लिस्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम exert a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per square. How much is the force of friction between the road and the tires? मास हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, अप्लाइड फोर्स हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करनी है और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है। नेट फोर्स का सेकंड लॉ अप्लाई होगा, F इजिकल टू ma। m हमारे पास 40 kg है जैसे कि गिवन है। एक्सेलरेशन हमारे पास 3 मीटर पर स्क्वायर है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा फोर्स 120 न्यूटन। नेट ये हमारे पास फार्मूला, नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेट फोर्स हमने फाइंड आउट की है, अप्लाइड फोर्स हमें गिवन है, हम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स हमारे पास गिवन है, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेट फोर्स हमने फाइंड आउट की है, अप्लाइड फोर्स हमें गिवन है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। 120 न्यूटन इज इक्वल टू 200 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 200 माइनस 120 न्यूटन इज इक्वल टू 80 न्यूटन। F is equal to 80 Newton. Thus, the force of friction between the road and the tires is 80 Newton. अब हम देखते हैं mass और weight क्या है हमारे पास। mass हमें बताता है amount of matter जो किसी object में present हो। means mass refers to the amount of matter contained in an object. It is measure of inertia in an object. mass हमारे पास सेम रहता है, ये लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। mass को हम मेजर करते हैं kg में, किलोग्राम में। वेट क्या है हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही हो वो हमें बताती है वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है वो हमें बताती है वेट। वेट जो है वो लोकेशन पे डिपेंडेंट है। वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। एग्जाम्पल से एक समझते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक बुक है जो जिसका मास हमारे पास 1 किलोग्राम है, जिसका एक बुक है हमारे पास जिसका मास 1 किलोग्राम है। ये मास हमारे पास सेम ही रहेगा, हम जहां मर्जी मूव कर जाएं, चाहे तो हम अर्थ में ही रहें या फिर मून पर भी चले जाएं, तो हमारे पास बुक का जो मास है वो सेम ही रहेगा। लेकिन हमारे पास बुक का वेट जो है ना वो डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों है?
This is due to the difference in the gravitational pull between these two places. वेट जो है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे पास वो चेंज होता रहता है। अगर हमारे पास मैस किसी भी बॉडी का मैस है 75 kg, तो वो सेम ही रहेगा। आप जहां मर्जी मूव कर जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन आपका वेट जो है वो वेरी करता रहता है। ये लोकेशन पे डिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में भी आ रहा होगा कि हमारा वेट अर्थ में ज्यादा होगा या फिर मून में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वेट अर्थ में ज्यादा होगा क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू मून, जहां ग्रेविटेशनल पुल वीकर 6 टाइम देन अर्थ होता है। ठीक है, ऑल्सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं mass of a body is the quantity of matter possessed by the body. It is a scalar quantity and does not change with change in place. It is measure of comparison with standard masses using a beam balance. Weight of a body is equal to the force with which Earth attracts it. It varies dependent upon the value of g, acceleration due to gravity. Weight W of a body of mass m is related by the equation W is equal to mg. Weight is the force and thus it is a vector quantity. Its SI unit is Newton. Example से समझते हैं। Example of weight and mass. Let's say you have a bag of apples with the mass of 2 kg. The mass of the bag will remain the same no matter where you take it. However, the weight of the bag will be different on Earth, where it experiences a gravitational force, compared to when it is in space, where weightlessness occurs due to the lack of gravitational pull. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हमारे पास जो एक्शन है उसका रिएक्शन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कंसीडर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द एक्शन। The reaction of the table act on the book in the upward direction. जैसे कि आपको शो हो रहा है कि जो टेबल में बुक पड़ी हुई है उसका एक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, टेबल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसका रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वो बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है। F1 is equal to minus F2, M1 A1 is equal to minus M2 A2। जैसा कि हमने देखा है कि फोर्स जो अप्लाई है उसका एक्शन जो है उसके रिएक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एग्जांपल्स देखते हैं। When you kick a football, the football exert an equal and opposite force back on your foot। जब हम किसी भी फुटबॉल पे किक करते हैं तो वो जो फुटबॉल हमें रिएक्शन देता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, back on our foot होता है। An example of Newton third law of motion in daily life is when you push a wall, the wall push back with equal force। ये वॉल का रिएक्शन है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसने वॉल ने ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन दिया है, ऑपोजिट डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन है। Why does a boatman tie his boat to the pillar before allowing the passenger to step on the river? पूछा गया है बोटमैन पैसेंजर्स को दरिया पे कदम रखने से पहले अपनी कश्ती को पिलर्स के साथ क्यों बांध देता है। इसके आंसर में क्या होगा, जब पैसेंजर्स बोट से छलांग लगाकर दरिया के किनारे की तरफ बढ़ते हैं तो अपने पाँव से कश्ती को पीछे की तरफ धकेलते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बोट का रिएक्शन है, इसलिए जब कश्ती को पिलर्स के साथ बांधा जाता है तो वो हरकत नहीं करती और इस वजह से पैसेंजर इजीली कश्ती से बाहर निकल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन द पैसेंजर्स जंप फ्रॉम द बोट, मूव टूवर्ड्स द रिवर बैंक, पुश द बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद हिज फीट। From Newton's third law of motion, the reaction of the board is in opposite direction. However, when the board is tied with pillar, it cannot move and hence the passenger move out from board easily. होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।